आपका IQ लेवल अकेडमी में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है नगर पालिका अधिनियम 2009। हमने इसके अंदर धारा 1 से लेकर 30 तक देख ली थी। आज 31वीं धारा है। 30वीं धारा जो थी कि नगर पालिका के जो चुनाव के अंदर न्यायालय की क्या अधिकारिता रहती है वो हमने देख ली थी कि उसके अंदर एक निर्वाचन याचिका डाली जाती है और उस निर्वाचन याचिका के आधार पर ही जिला न्यायालय जो संलग्न जो क्षेत्र का नजदीक का जो जिला न्यायालय होता है वो सर्वेसर्वा होता है। यदि उससे खारिज हो जाती है तो फिर आप उससे संतुष्ट नहीं हो या खारिज हो जाती है तो आप जो है हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के पास जा सकते हो, जो 1 महीने का टाइम उसके अंदर दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे धारा 31 देखेंगे। धारा 31 निर्वाचन याचिका। निर्वाचन याचिका एक्चुअली निर्वाचन याचिका होती क्या है? यदि नगर पालिका के सदस्य के रूप में किसी भी व्यक्ति का जो होता है वो निर्वाचक को प्रसंगत ठहराने वाली याचिका होती है। नगर पालिका के सदस्य के रूप में किसी भी व्यक्ति के निर्वाचन को प्रसंगत करने वाली याचिका जो होती है, याचिका उसको क्या बोला जाता है? निर्वाचन याचिका बोला जाता है। एक्चुअली ये निर्वाचन याचिका जो होती है कोई भी सदस्य दे सकता है। यदि उस वार्ड का सदस्य होना चाहिए और वोट देने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, चाहे उसने उस चुनाव में वोट दिया हो या नहीं दिया हो, वो कोर्ट के अंदर जा सकता है। तो ये कोर्ट में जाने का एक रास्ता है और ये रास्ता आपको पता ही है कि या तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी जो होंगे उनकी परमिशन के बाद ही जाएगा। डायरेक्ट कोर्ट इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकते। कोर्ट जो है वो न तो वार्डों का बंटवारा करते हैं उसमें होता है, न कोई वार्डों का जो क्षेत्र निर्धारित करते हैं, परिसीमन करते हैं, उसमें भी कोर्ट का कोई रोल नहीं होता। कोर्ट खुद से इसके अंदर आता नहीं है, कोर्ट के पास जाना पड़ेगा और जाने के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है, या तो जिला निर्वाचन अधिकारी से लो या फिर राज्य निर्वाचन अधिकारी से। तो ये 30 दिन के अंदर जाना पड़ेगा आपको। यदि चुनाव हो गए ना तो चुनाव के 30 दिन बाद में 30 दिनों तक जाना पड़ेगा। 30 दिनों तक आपको ये याचिका जो है, ये जिला जो पास का जो नजदीक का जिला न्यायालय होता है ना, जिला न्यायालय, उसके अंदर आपको ये याचिका डालने के लिए 30 दिनों के अंदर जाना पड़ेगा। ये समय पूछा गया है कि यदि निर्वाचन याचिका जो होती है प्रसंगत करने वाली होती है किसी भी व्यक्ति के चुनाव को, तो वो कितने दिन के अंदर हम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। तो वो जो चुनाव हो लिए तो उसके 30 दिनों के अंदर आपको जाने पड़ेंगे। ये क्या होता है कि एक नाम और दिया गया, निर्वाचक देगा। ये जो याचिका जो होगी, याचिका जो होगी वो निर्वाचक के नाम से लगेगी। अब निर्वाचक कौन होगा? निर्वाचक में सभी आ जाएंगे, सदस्य भी आ जाएगा, वहां का जो मेंबर खड़ा होता है वो भी आ जाएगा, वहां के नागरिक भी आ जाएंगे जो रहते हैं। बस बात ये है कि मत देने का अधिकार उनको होना चाहिए। मत देने का अधिकार है और वो उस वार्ड के सदस्य हैं जहां ये विवाद उठा हुआ है। इस आधार के ऊपर निर्वाचक याचिका, निर्वाचक जो होता है वो सदस्य होता है और मत देने का जिसके पास अधिकार होता है वो आदमी निर्वाचक होता है। ये ही निर्वाचक याचिका लगाता है। आगे क्या है कि किस आधार पे लगाई जा सकती है? आधार पर, कि इसका आधार क्या होना चाहिए? जो व्यक्ति, कोई व्यक्ति होता है जिसको बिना किसी कारण से अयोग्य घोषित कर देते हैं, तो बिना किसी कारण से उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया। कोई व्यक्ति है जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है और उसको अयोग्य घोषित कर दिया हो या उसको भ्रष्ट आचरण का बता दिया हो, भ्रष्ट आचरण का बता दिया हो कि फलाना आदमी जो है वो भ्रष्ट आचरण का है, तो कोर्ट में याचिका जाएगी, कोर्ट उसकी जांच करेगी, उसी आधार पे इसका फैसला दिया जाएगा। या किसी आदमी का अनुचित तरीके से नामांकन खारिज कर दिया हो, तो अनुचित तरीके से नामांकन खारिज कर दिया हो। यदि किसी व्यक्ति का अनुचित तरीके से यदि नामांकन खारिज कर दिया हो या किसी मत को खारिज कर दिया हो, जो इंपॉर्टेंट मत है, 2 पार्टियां हैं, दोनों में बराबर का मत है,
किसी एक आदमी का लीगल मैटर उसको खारिज कर दिया हो, तो मत का खारिज करने का मामला। ये जो मामले हैं, क्योंकि चुनाव को लेके तो किसी प्रकार आप जा ही नहीं सकते, केवल इन कारणों के आधार पर ही आप जा सकते हो कोर्ट में, अदरवाइज कोई कारण के आधार पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अगली जो धारा आती है वो आती है अपनी 32। उसमें बोला गया है कि जिला न्यायाधीश है, उसके जो फैसले हैं उसके विरुद्ध अपील कहाँ कर सकते हैं। तो जिला न्यायाधीशों के फैसलों से अपील अपील ठीक है। यदि जिला न्यायाधीश, देखिए इसके अंदर दो अपीलें होती हैं, याद रखना। पहली अपील कहाँ जाएंगे हम, यदि चुनाव का कोई मामला होगा तो पहली अपील करेंगे हम, पहली अपील करेंगे कहाँ पे करेंगे, जो संलग्न जो जिला न्यायालय है उसके अंदर करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला न्यायालय में। ठीक। दूसरी जो अपील यहां से यहां देने का टाइम कितना है, 30 दिनों के अंदर है। 30 दिनों में आपको इसके अंदर, चुनाव से 30 दिनों के अंदर इसके अंदर आपको अपील करनी होगी। फिर इसके फैसले से आप संतुष्ट नहीं है, फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो आप दूसरी अपील जो करोगे, दूसरी अपील जो, या फिर इसको पहली बार जाना होता है, पहली बार हम इस कोर्ट में जाएंगे, और जो अपील होगी, अपील जो होगी, या पहली अपील भी बोल सकते हैं, दूसरी अपील भी बोल सकते हैं, तो अपन डायरेक्ट अपील ही देख लेते हैं। तो अपील जो है वो उच्च न्यायालय में करनी होगी, उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय के अंदर अपील करनी होगी। ये भी 30 दिन के अंदर करनी होगी। यदि कोई पर्याप्त कारण है ना, तो आप 30 दिन से ज्यादा का कोर्ट समय आपको दे सकता है, लेकिन यदि पर्याप्त कारण नहीं है तो आपको 30 दिनों के अंदर करनी पड़ेगी, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली खारिज हो जाएगी। यहां कब जाएंगे, यहां तो हमने देख लिया कि यदि कोई निर्वाचन का मामला हो, कोई जो उसको अयोग्य करार दे दिया हो, बेवजह से किसी का नाम लिस्ट में हटा दिया हो, जोड़ दिया हो, कोई मत का मामला हो, तो इस टाइप के जो मामले होंगे जिला न्यायालय में जाएंगे। इनका फैसला वैसे अंतिम फैसला होता है। लेकिन यदि दो तरीका क्या होता है इसके अंदर, तरीका ये है कि यदि वो ऐसी कोई याचिका है जो किसी व्यक्ति के सदस्य को चुनाव को खारिज ही कर देती है, या पूरी की पूरी नगर पालिका के चुनाव को खारिज कर देती है, या तो व्यक्ति के किसी एक सदस्य का, या फिर पूरी नगर पालिका का, नगर पालिका के चुनाव को शून्य मान लेती है, शून्य या खारिज कर देती है, शून्य मानती है, तब अपने को हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। यदि डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है वो बता देगा कि या तो इस व्यक्ति का जो चुनाव है वो शून्य घोषित कर दो, खारिज कर दो, इसको बाहर निकाल दो, या फिर पूरी नगर पालिका के चुनाव को खारिज करने की यदि कोई याचिका है ना, तो हम लोग हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे। हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे तो ऐसा मामला है तो हाई कोर्ट को मात्र 90 दिन में फैसला देना होगा, या 3 महीना लिखा हुआ है, 3 महीने में ही फैसला देना होगा, फैसला देना होगा। तो यदि हाई कोर्ट के अंदर, वैसे तो देखो जिला न्यायालय जो होता है उसका जो निर्णय होता है वो अंतिम माना गया है, अंतिम माना गया है। लेकिन ये जो खारिज करने का ही आ जाता है, वो अंतिम किस में है कि भी यदि छोटा मोटा काम है उसके लिए तो ये अंतिम है, लेकिन जब व्यक्ति का चुनावी सदस्य का चुनाव जीत गया और उसको ही खारिज करने की बात आ रही है, पूरी नगर पालिका के चुनाव को खारिज करने की बात आ रही है, तो फिर हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, और हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे तो मात्र 90 दिन के अंदर हाई कोर्ट हमें फैसला दे देगा। हाँ, क्या है कि आगे जो अपनी धारा आती है वो 33 आती है। वो कहती है कि समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन यदि रद्द हो जाता है, अपदस्थ हो जाता है, तो उस दशा में क्या होता है। तो समस्त उम्मीदवारों के निर्वाचन रद्द होने की दशा में, रद्द होने पर प्रक्रिया, यदि इसके अंदर दिया गया है समस्त उम्मीदवारों में कितने को लिया गया है, या तो 2/3 को, क्योंकि हमेशा 2/3 के बहुमत से कोई चीज पास होगी, अदरवाइज पास ही नहीं होगी, तो या तो 2/3 है या सभी है। यदि सभी उम्मीदवारों के या 2/3 उम्मीदवारों के निर्वाचन हाईकोर्ट रद्द कर देता है धारा 32 के तहत, तो फिर क्या करना पड़ेगा, वहां राज्य सरकार आएगी फिर, क्योंकि राज्य सरकार सर्वस्व का है, तो राज्य सरकार आएगी। राज्य सरकार क्या कर देगी, जो जिस नगर पालिका है उस नगर पालिका को विघटित कर देगी, उस नगर पालिका का क्या कर देगी, विघटन कर देगी। तो ये अच्छी चीज है कि यदि सारे उम्मीदवार या 2/3 उम्मीदवार जो है, न्यायालय ने उनके चुनाव जो है उसको रद्द कर दिया है,
तो आगे क्या होगा, तो आगे जो सरकार होगी, राज्य सरकार इन्वॉल्व हो जाएगी और उस नगर पालिका को विघटित कर देगी, न कि हाई कोर्ट करेगा, राज्य सरकार विघटित करेगी। अब आती है धारा 34। 34 में दे रखी है आदेशों और विनिश्चयों, आदेशों और विनिश्चयों की अंतिमता, अंतिमता दे रखी है। ये कह रखा है कि आदेश और विनिश्चय जो है वो अंतिम कहाँ के होंगे, तो ये कोर्ट के मामले में लिया गया है। वैसे तो आदेश, किसके आदेश, सरकार के, राज्य सरकार के आदेश जो होंगे वो अंतिम होंगे, उन्हीं को विनिश्चय किया जाएगा, वो ही फाइनल माने जाएंगे। लेकिन ये कोर्टों के लिए दे रखा है कि नगर पालिका के जो आदेश विनिश्चय जो होंगे वो किसके अधिकारिता क्षेत्र में आएंगे, तो जिला न्यायालय में आएंगे, जिला न्यायालय में। ऐसा नहीं है कि आप, यदि इसका चुनाव हो रहा है नगर पालिका का और आप सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़े हो गए, तो वहां पे आपकी याचिका खारिज कर दी जाएगी, क्योंकि ये जो है जिला न्यायालय जो है, ये इसका फैसला अंतिम होगा, अंतिम होगा और सर्वमान्य होगा, सभी को मान्य होगा। इसके बाद आप कहीं पे विनिश्चय नहीं कर सकते, आप दूसरी जगह, दूसरे कोर्ट में आप जा नहीं सकते। केवल एक आधार पे आप जा सकते हो कि यदि मामला किसी व्यक्ति के निर्वाचन को रद्द करने का हो या फिर पूरी नगर पालिका के निर्वाचन का रद्द करने का मामला है, तो उस बेस पे आप जा सकते हो हाई कोर्ट में। अदरवाइज तो सारे फैसले आपके उच्च न्यायालय जो है वो ही निपटा देगा। अब धारा 35 में दे रखा है निर्भरताएं, नगर पालिका के जो सदस्य हैं, सदस्यों की निर्भरताएं, निर्भरताएं, नगर पालिका सदस्यों की निर्भरताएं, केवल निर्भरता भी दे रखा है कई बुकों के अंदर, वो तो नगर पालिका का है, तो नगर पालिका सदस्यों की निर्भरताएं, यदि वो अपराधी है, अपराधी है। देखो निर्भरता कई जगह दे रखी है, आपस में मिक्स कर रखी है, कई जगह अलग अलग बांट रखी है, कोई चीज एक धारा में देनी चाहिए थी लेकिन वो अलग अलग धाराओं में बांट रखी है, ठीक है। तो ये धारा 35 के अंदर दे रखी है निर्भरता। अपराधी हो, यदि कोई व्यक्ति अपराधी हो, यदि कोई सदस्य है वो अपराधी हो। दूसरी बात ये कह रहा है कि वो भ्रष्ट आचरण का हो, भ्रष्ट आचरण का, ये बात पहले भी आ चुकी है, भ्रष्ट आचरण का हो, तो उस आदमी को, ये क्या है, नगर पालिका सदस्य की निर्भरता में यदि आदमी अपराधी हो, सदस्य उसका कोई अपराधी हो, जैसे कोई आदमी को चुन लिया, वो तो चुनने से पहले की बात थी, यदि चुनने के बाद भी लोग खराब हो जाते हैं तो ये चुनने की बाद की बात है, चुनने के बाद की बात है, इसलिए इसको दोबारा रिपीट किया गया है, ठीक है। तो अपराधी हो चुनने के बाद और भ्रष्ट आचरण उसने कर लिया हो, तो उसको क्या करेगी नगर पालिका, 6 साल के लिए चुनाव से बाहर कर देगी, 6 साल के लिए चुनाव पर प्रतिबंध लगा देगी या बाहर कर देगी, ठीक है। आया समझ में कि निर्भरता, जो आदमी चुन लिया गया हो उसके बाद वो अपराधी हो गया हो तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, भ्रष्ट आचरण का हो गया हो तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी और आने वाले उसके 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा देगी, आने वाले इनडायरेक्टली वो 10 साल तक नगर पालिका का सदस्य नहीं बन सकता। अब आता है धारा 36, निर्भरता को हटाना, निर्भरता को हटाना, हटाना या उसकी कालावधि जो है, समय जो है वो कम करना, कालावधि कम करना। कोई आदमी है, यदि वो निर्हत हो गया, अयोग्य हो गया है, तो उसकी अयोग्यता जो है वो कौन हटाएगा, और निर्वाचन आयोग हटाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। ये कितने में है, 243 के में वोट दिया ही गया, ठीक है। तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो यदि किसी आदमी की निर्हता योग्यता का जो उसको प्रमाण पत्र देगा तो वो राज्य निर्वाचन आयोग देगा। यदि किसी को 6 साल के लिए बाहर किया है तो राज्य निर्वाचन आयोग उसको 2 साल के लिए भी मान सकता है, समय को कम भी कर सकता है, ये सारा काम राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, ठीक है। ये पूछा जाता है कि जो सदस्य होते हैं उसकी निर्भरता को हटाना या कम करने का काम कौन करता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है कि न कि राज्य सरकार करती है, न ही नगर पालिका करती है। केवल और केवल राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो किसी आदमी की जो सदस्यता होती है उसको जो निर्हत मान लिया जाता है तो उसको या तो वो हटा देते हैं कि भाई किसी आदमी को 5 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए 6 साल के लिए रोक दिया, उसको 6 महीने बाद में बोल दिया कि नहीं तुम योग्य हो गए, कोई बात नहीं, गलती हो गई, उसकी सजा तुमने काट ली, अब सही हो, ठीक है। तो इस टाइप से राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो निर्भरता को कम करता है, कालावधि को कम करता है। आगे धारा 37 जो आती है वो आती है पद की शपथ,
पद की शपथ। अब शपथ है तो 37 के अंदर भी क्या निकल रहा है, स की ध्वनि निकल रही है, और शपथ में भी स की ध्वनि निकल रही है। तो याद करने में बहुत ईजी है कि पद की शपथ किस में आती है, धारा 37 में आती है। ये धारा कभी कभी पूछ ली जाती है। तो क्या है कि अध्यक्ष है और सदस्य, अध्यक्ष और सदस्य जो है वो राज्य सरकार का कोई नाम निर्दिष्ट अधिकारी होगा, उसके समक्ष शपथ लेंगे। तो राज्य सरकार का जो अधिकारी होगा, राज्य सरकार किसी एक आदमी को बना देती है, भाई तू इनको शपथ दिला दे, तो वो आदमी जो राज्य सरकार का अधिकारी होगा उसके समक्ष शपथ ली जाएगी, उसके सामने शपथ लेंगे। सदस्य सदस्य की लेंगे, सदस्य की पहले सदस्य की शपथ लेके अध्यक्ष बन जाएंगे, क्योंकि अध्यक्ष जो होता है उन्हीं में से सदस्यों में से एक को चुना जाता है। यदि ये लोग 30 दिन तक शपथ नहीं लेते हैं, 30 दिनों तक 30 दिनों तक शपथ नहीं लेते हैं, तो इनका जो स्थान है वो रिक्त समझा जाएगा, रिक्त समझा जाएगा। समझ में आया? अध्यक्ष और सदस्य जो हैं उनको राज्य सरकार का अधिकारी के सामने शपथ लेनी पड़ेगी। यदि वो लोगों को 30 दिन के भीतर भीतर लेनी पड़ेगी, चुनाव के 30 दिन के भीतर भीतर लेनी पड़ेगी। यदि वो 30 दिनों में शपथ नहीं लेते हैं तो उनका जो स्थान है वो रिक्त समझा जाएगा। हाँ, एक बात इसमें छूट दी गई है कुछ लोगों के लिए। एक तो राजनीतिक कैदियों के लिए, राजनीतिक कैदी, राजनीतिक कैदी समझते हो, जो राजनीतिक की धाराओं के तहत जिसने जुर्म किया हो राजनीतिक कैदी हो गया। एक विचाराधीन कैदी होता है, विचाराधीन कैदी। विचाराधीन कैदी वही होता है जिसको संशय के आधार पर पकड़ा जाता है, उसका जो जुर्म है वो साबित नहीं होता। जब तक साबित नहीं होता तब तक वो या तो फ्री भी नहीं होता, तब तक वो क्या होता है, न तो वो कैदी बन पाता और न ही वो फ्री होता, तो वो विचाराधीन होता है। कस्टडी में उसको रखा जाता है, जरूरत पड़ने पे कस्टडी के बाहर भी इसको निकाला जाता है। विचाराधीन कैदी की जो हाई कोर्ट है वो कह रहा है कि 3 महीने तक आप रख सकते हो, किसी आदमी को कस्टडी में 3 महीने तक आप रख सकते हो। यदि इससे ज्यादा आपको रखनी है तो हाई कोर्ट के जज जो है वो बैठेंगे, एक कमेटी बनेगी, वो डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद ही आप जो 180 दिन से ज्यादा 90 दिन से ज्यादा किसी को कस्टडी के अंदर रख सकते हो। ठीक है, तो राजनीतिक कैदी और विचाराधीन कैदी है, उनको थोड़ा 30 दिन से अधिक का समय मिल सकता है, अधिक का समय मिल सकता है। तो सीधी सी बात है, पद की शपथ जो होती है, अध्यक्ष और सदस्य जो पद की शपथ लेते हैं वो राज्य सरकार के अधिकारी के सामने लेंगे। 30 दिनों के अंदर उनको शपथ लेनी पड़ेगी। यदि वो 30 दिनों के अंदर शपथ नहीं लेते हैं तो उनका पद रिक्त समझा जाएगा। राजनीतिक कैदी और विचाराधीन कैदी, इनको 30 दिन से ज्यादा का समय दिया जा सकता है। धारा 37 जो है उसमें शपथ की बात की गई है, और धारा 38 में लगते हाथी त्याग पत्र की बात करती। त्याग पत्र, एक्चुअली त्याग पत्र के लिए 20-30 धाराओं का गैप तो देना चाहिए ना, आदमी को बढ़ते ही पहले शपथ दिला रहे हो, फिर अगले स्टेप में कह रहे हो कि त्याग पत्र दे दो। तो त्याग पत्र जो होता है, आपको पता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा, अध्यक्ष जो है वो उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष को त्याग पत्र देते हैं। ये तो हो गई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात। अब बात आती है सदस्य की। इसमें बोला गया सदस्य की, क्योंकि बढ़ते ही सबसे पहले सदस्य ही रहेंगे, अध्यक्ष तो बाद में चुना जाता है, सदस्य रहेंगे। तो सदस्य सदस्य जो है वो सबसे पहले जाएंगे, जो उनके नजदीक के अंदर कोर्ट लगता है तो वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास। ये जो प्रथम श्रेणी वाले कोर्ट नहीं होते हैं, तो ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास ये लोग जाएंगे, यहां से अटेस्टेड करवाएंगे। अटेस्टेड को क्या बोलते हैं, अनुप्रमाणित करवाएंगे, अनुप्रमाणित। ये अपन कॉपी अटेस्टेड करवाते हैं ना, तो ये लोग अनुप्रमाणित अपना लेटर लिखेंगे, त्याग पत्र लिखेंगे, ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, यहां से ये अनुप्रमाणित करवाएंगे, फिर ये अध्यक्ष के पास आएंगे, अध्यक्ष को, फिर अध्यक्ष को देंगे। ठीक है, अध्यक्ष को देने के बाद इनका 15 दिनों के भीतर भीतर पद खाली समझा जाएगा, 15 दिनों के भीतर भीतर पद खाली समझा जाएगा, पद जो है वो खाली समझा जाएगा, समझा जाएगा। समझ में आया? क्या है त्याग पत्र? सदस्य अपना त्याग पत्र लिखते हैं कि भाई मैं फलाने कारण से या अपने खुद की मर्जी से ये पद त्याग रहा हूं,
तो वो त्यागने का जो होता है उसको अटेस्टेड करवा के लाना पड़ेगा आपको जाके। ऐसे नहीं कि आपने लिख के अध्यक्ष को पकड़ा दिया, नहीं, आपके जो पास में कोर्ट है उसके पास जाइए, कार्यपालक मजिस्ट्रेट आपका जो भी लगा हुआ है उनसे आप अनुप्रमाणित करवाइए। अनुप्रमाणित करवाने के बाद अध्यक्ष को दीजिए, अध्यक्ष उसको स्वीकार कर लेगा और 15 दिन के भीतर भीतर आपका, ऐसा नहीं कि आपने दिया तुरंत खाली हो गए, नहीं, 15 दिन के भीतर भीतर आपकी पोस्ट जो है वो खाली कर दी जाएगी। धारा 39 है सदस्यों को हटाया जाना, सदस्यों को हटाया जाना। सदस्यों को किस बेसिस पे हटाती कौन है? राज्य सरकार हटाएगी, राज्य सरकार। ये क्वेश्चन बना हुआ है, पूछा हुआ है कि जो नगर पालिका सदस्य होते हैं वो तीनों फॉर्मेट के, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के जो है सदस्य, उनको कौन हटाती है? तो वो राज्य सरकार हटाती है। इसी का फैसला अंतिम होता है, अंतिम फैसला भी इसी का ही होगा, अंतिम फैसला होगा। और इसके फैसले के विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकते आप, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में नहीं जा सकते आप। सरकार ने कह दी तो वो फाइनल है, वो न्यायालय में नहीं जा सकते। लेकिन हटाने के कोई कारण भी तो होने चाहिए, तर्क भी तो होने चाहिए। ऐसे थोड़ी ना कि राज्य सरकार आई भी, बेटा तू आ तू चल, ऐसा नहीं है। जो आदमी लगातार 3 बैठकों में भाग नहीं लिया हो, लगातार 3 बैठकों में नहीं आया हो, 3 बैठकों में भाग नहीं लिया हो, नगर पालिका की जो 3 बैठक है उसके अंदर कोई आदमी यदि भाग नहीं लेता है तो वो उसको राज्य सरकार हटा देगी। दूसरा, 15 दिनों में शपथ नहीं ली हो, 15 दिनों में शपथ नहीं ली हो, शपथ नहीं ली हो। अब जो शपथ वाला जो 37 का जो धारा आई थी उसके अंदर 30 दिनों में शपथ लेना अनिवार्य थी, लेकिन इसके अंदर बोला गया कि 15 दिनों तक यदि किसी आदमी ने शपथ नहीं ली है तो उसको राज्य सरकार हटा देगी। फिर आगे कहा है कि वो भारत का नागरिक नहीं हो, भारत का नागरिक नहीं हो। तो नागरिक नहीं होगा तो ये फॉर्म तो उसका पहले ही फेल हो जाएगा, लेकिन इस बात को रिपीट किया गया है। आगे भ्रष्ट आचरण का हो, भ्रष्ट आचरण का हो, ये बात भी वापस रिपीट कर दी गई कि भ्रष्ट, क्योंकि धाराओं के नाम दे रखे हैं इसमें, इस धारा में भारत का नागरिक नहीं है, इस धारा के अंदर भ्रष्ट आचरण का है, ठीक है। कोई आदमी असमर्थ हो, असमर्थ हो तो असमर्थ हो तो ये जो असमर्थ होता है वो भी पहले ही बाहर निकाल दिया गया है। इसके लिए भी बोल दिया गया है कि 30 दिन के लिए शपथ लेनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि 15 दिनों तक जिसने शपथ नहीं ली है उसको राज्य सरकार बाहर निकाल देगी। लगातार 3 बैठकों में जो आदमी भाग नहीं लिया है वो उसको बाहर निकाल देगी। अब ये प्रोसीजर कैसे होगा? ये प्रोसीजर होगा, राज्य सरकार क्या करवाएगी? जांच करवाएगी, राज्य सरकार जांच करवाएगी, ठीक है, जांच करवाएगी राज्य सरकार। किससे करवाएगी? जो राज्य स्तरीय सेवा के हो, राज्य स्तरीय सेवा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी होते हैं उनसे करवाएगी, आरएएस ऑफिसर्स जो होते हैं उनसे करवाएगी। तो राज्य स्तरीय सेवा का कोई अधिकारी हो या तो प्रेजेंट के अंदर कोई अधिकारी हो या फिर रिटायर हो गया हो, रिटायर्ड कोई अधिकारी है वो जांच करेगा। अब जांच करने के लिए, जांच तो यहां हो गई, ठीक है, ये बता देंगे। अभी उस आदमी को भी तो सुनवाई का अधिकार है, वो भी तो अपनी बातें रखेगा। तो सुनवाई के लिए क्या कर दिया इन्होंने? सुनवाई के लिए कोई भी ऐसा न्यायाधीश होगा जो जिला न्यायाधीश से कम रैंक का नहीं होगा। तो सुनवाई किसके खिलाफ होगी, किसके सामने होगी? जिला न्यायाधीश के। जिला जो न्यायाधीश रैंक जो है उससे कम रैंक का नहीं हो, जिला न्यायाधीश रैंक का अधिकारी जो है, जिला न्यायाधीश जो है, न्यायाधीश इनकी सुनवाई करेंगे, फिर कहेंगे कि आपकी जांच सही है, आपने जो जांच करवाई वो सही है, राज्य स्तरीय सेवा के अधिकारी ने जो जांच की वो सही है, या रिटायर्ड अधिकारी ने जो जांच की वो सही है। उसके बाद क्या होगा? राज्य सरकार आदेश पारित करेगी, आदेश पारित कर देगी, आदेश पारित कर देगी कि फलाना आदमी को हमने हटा दिया। ये बात इसको राजपत्र में देनी होगी। ये किस में आएगी? राजपत्र में, गजट में ये बात छपेगी। और ये जो बात राजपत्र में छपेगी वो न तो वाद योग्य होगी, किसी नाले के अंदर आप जा सकते, न कोई बात, सरकार का जो फैसला होगा, राज्य सरकार का जो फैसला होगा अंतिम फैसला होगा और आप इसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते। एक बार फिर से देखिए,
सदस्यों को हटाया जाना, किस बेस पे हटाते हैं? जब सदस्य लगातार 3 बैठकों में भाग नहीं लिए हों, 15 दिन तक वो अपनी जीतने के बाद शपथ नहीं ली हो, क्योंकि ये शपथ तो लेनी पड़ती है सभी को। यदि आप लोकसभा विधानसभा में बात करोगे तो वहां पे भी यदि शपथ नहीं लेते और फिर इसकी उस कार्रवाई और बैठक में भाग लेते हो तो आपको 500 रुपए रोज के जुर्माने के तौर पे देने पड़ेंगे। तो ये चीज यहाँ पे डायरेक्ट निकाल दिया गया है इनको। भारत का नागरिक नहीं हो, ये पहले ही दे रखा है। भ्रष्ट आचरण का हो, ये पहले ही बाहर हो जाते हैं। असमर्थ हो, पहले ही बाहर हो जाते हैं। फिर राज्य सरकार क्या करेगी? उसकी जांच करवाएगी कि फलाना आदमी लगातार 3 बैठकों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसकी जांच राज्य स्तरीय सेवा का जो भी अधिकारी होगा वो करेगा, या फिर किसी रिटायर्ड अधिकारी को भी इसकी जांच के लिए सरकार लगा सकती है। फिर क्या होगा कि इसको भी सुनवाई का अधिकार है, तो इनकी जो सुनवाई करेंगे वो जिला न्यायाधीश से नीचे के न्यायाधीश नहीं होंगे। फिर ये बात वो कह देंगे कि हाँ ये फाइनल सही है, ये लगातार 3 बैठकों में नहीं आया, या फिर ये 15 दिन से शपथ नहीं ली है। तो उसके बाद राज्य सरकार आदेश पारित करेगी। आदेश जो पारित करेगी वो राजपत्र में निकालना पड़ेगा इनको, और जो राजपत्र में बात निकल गई वो अंतिम और फाइनल होगी, उसको न्यायालय के खिलाफ आप नहीं जा सकते। धारा 40 दे रखी है कि पद की समाप्ति के बाद भी कतिपय अभिकथनों की जांच होगी। क्या देखते हैं इसको? पद की समाप्ति के बाद भी, समाप्ति के बाद कतिपय अभिकथनों की जांच। देखिए, पद यदि आदमी का किसका पद होगा? एक तो अध्यक्ष बनता है, अध्यक्ष बनता है, उपाध्यक्ष होता है, सदस्य होता है। यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य अपना कार्यकाल 5 साल निभा गए, निभाने के बाद भी यदि कुछ सरकार को शंका लगी तो वो ये रिटायर होने के बाद भी वो जांच कर सकती है। इनके जो कार्य जो है ना उनकी जांच हो सकती है कि आपने 5 साल तक क्या काम किया, क्या नहीं किया। आप रिटायर होने के बाद भी जिम्मेदार बनोगे आप। तो पद की समाप्ति के बाद भी, आप पद पूरा समाप्त कर जाते हो, 5 साल का कार्यकाल कर जाते हो, उसके बाद भी आपके कुछ अभिकरण ऐसे हैं जिनके लिए आप बाद में भी जिम्मेदार रहोगे। अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे सदस्य हो। ये पहले के लिए भी लागू होती है कि आपने काम किया है, उससे पहले का तो आपसे पूछेगा ही। आपसे पहले यदि कोई दूसरा आदमी काम किया है तो वो उससे पूछेंगे, और आपने काम करके 5 साल किसी दूसरे को हैंडओवर किया है, उसमें घपला मिला है, घपला में क्योंकि एक सरकार जाती है तो दूसरी सरकार आती है, आते ही वो उसके घोटालों को उजागर करती है, तो ये जांच का मुद्दा हर जगह चलता है। तो ये क्या होती है कि इसकी जो बाद में जांच होगी, बाद में जांच होगी। यदि आपने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, यदि उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई तो उसकी बाद में जांच हो सकती है, आराम से होगी। ठीक है, बाद में जांच उसकी हद होगी। और जो जांच करेगा कौन है? जांच अधिकारी कौन होगा? ये जो जांच अधिकारी जो होता है ये न्यायिक अधिकारी होता है। न्यायिक अधिकारी जांच करेंगे। न्यायिक अधिकारी, न्यायिक अधिकारी का मतलब जिनके पास दांडिक शक्ति हो, न्यायिक शक्ति हो, वो न्यायिक अधिकारी आपकी इसकी जांच करेंगे। वो मजिस्ट्रेट, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ले लो, जब डीएम बन जाते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, तो वो उस टाइम पे उनके पास न्यायिक शक्तियां आ जाती हैं, वो भी जांच कर सकते हैं। आपके न्यायिक जो न्यायाधीश होते हैं वो भी जांच, उनसे भी सरकार करवा सकती है, क्योंकि सरकार के सारे क्या है? सेवक हैं। तो किसी भी सेवक से, जनता के सेवक है, सरकार के सेवक है, तो सारे लोगों से आपकी जांच करवा सकती है। आपने जो पहले काम किया है उसके लिए आपको एलिजिबल होना पड़ेगा। आपने 5 साल मतलब तहसील के अंदर रहे, वहां पे आप चाहे महापौर रहे या सभापति रहे या अध्यक्ष रहे, किसी भी पद पे रहे, तो उसके बाद यदि अगली आती है तो उस अगली जो आपकी नगर पालिका चुन के आती है तो वो कुछ गड़बड़ी पाती है तो न्यायिक अधिकारी आपके खिलाफ जांच करेंगे। ये बात इसके अंदर कही गई है कि पद की समाप्ति के बाद भी कतिपय कथनों की जांच होगी। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना यारों। और अगला जो टॉपिक है अपना, धारा 41 से लेके 50 तक दूसरा अध्याय अपना कंप्लीट होता है।